তোমার টিফিন কোথাও যাবি না, कहीं नहीं जाएगी तू। माँ 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 ऐसा मत करो माँ। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाएगी तू, अब से घर में बंद रहेगी। माँ माँ ऐसा मत करो ना, कम से कम स्कूल तो जाने दो। स्कूल टेस्ट को ही भूले जा, अब तो घर से भी नहीं निकलेगी तू। नहीं माँ माँ एक बार मेरी बात सुन लो। एक जो तेरे सिर पे भूत सवार है ना, इसे मैं उतार कर छोड़ूंगी। मैं भी माँ हूँ तेरी। माँ 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 ये पागलपन नहीं सहन करूंगी मैं। जब तक मैं काम से वापस नहीं आती हूँ इसी घर में बंद रहेगी। माँ 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 दरवाजा मत करो माँ। एक बार पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जहाँ बच्चे अपने फैसलों को सही मानकर उस पर किसी भी तरह की रोक टोक सहन नहीं करते हैं, वहीं माँ बाप बच्चों के फैसलों को अपने अनुभवों के तराजू से तोलना चाहते हैं। कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर माँ बाप और बच्चों के बीच की वैचारिक दूरियां कम ना की जाएं, तो अपराध के सर उठाने की गुंजाइश बन जाती है। आज क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में हम आपको प्रिया नाम की लड़की की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हम चाहेंगे कि वो कभी किसी लड़की की जीवन में ना घटे। हमारी बेटी प्रिया घर से गायब है साहब। मैं काम पर थी, जब घर लौटी तो घर पर नहीं थी। आप रो मत, हम पता करते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साहब, उसको इतना समझ नहीं है। 17 साल की तो है। किसी पर शक है आपको? एक लड़का है साहब, उसी ने मेरी मासूम बच्ची को बहकाया होगा। कौन है वो लड़का? कुछ दिन पहले की बात है साहब, बहुत देर हो गई थी, वो घर नहीं लौटी तो मैं उसकी सहेली से पूछा। उसने बताया कि सुब्रतो की फोटो की दुकान पर है और हमेशा वहीं रहती है। मैं वहां गई तो ये दिन देखने के लिए पैदा किया था तुझे। देखिए, मैं और प्रिया चुप, तुम तो चुप ही रहो और प्रिया के आसपास भी मत आना। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो माँ। ठीक है, आप ये फोटो यहाँ छोड़ जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। देखिएगा साहब। देखते हैं। फिर वही टिपिकल केस, प्यार का चक्कर। लड़की को लड़के से प्यार हुआ और वो भाग गई उसके साथ, और सर लड़की नाबालिग भी है। यही तो समस्या है ना बासु, ये आजकल के लड़के लड़कियां ना प्यार मोहब्बत करते वक्त ना तो अपने उम्र का ख्याल रखते हैं, ना ही परिवार का। और अब वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है, ये भी हमें ही पता करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस फोटो स्टूडियो वाले के पास जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। यस सर। हाँ तो 250 रुपया हुआ ना दादा। इस लड़के को पहचानता है? दादा मैं 5 मिनट बात करता हूँ। जो बोलना ना सोच समझ के बोलना। देख, जानता हूँ मैं, ये लड़की आया था इधर एक लड़का के साथ फोटो खिंचाने। कौन सा लड़का? मुझे नहीं पता सर। बोला बन रहा है? कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। स्टूडियो का तूने ऐसी गड्ढा बना रखा है? अरे नहीं साहब, अरे नहीं साहब, पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट साहब, ये देखो साहब, ये लड़की इस लड़के के साथ आया था साहब फोटो खिंचाने। क्या नाम है इसका? बापी। कहाँ रहता है ये? साहब मुझे नहीं पता। बापी, हम होटल क्यों आए? हम तो बम्बई जाने वाले थे ना। अरे जाएंगे ना बम्बई, पहले मेरे पास तो आ जा एक बार। तुम भी ना। हाय हाय, जब तू शर्माती है ना तो और भी अच्छे लगने लगती है। लेकिन सुन ना, अभी ना शर्माने का टाइम क्या, अभी टाइम प्यार करने का है। मतलब वही क्या पापी? अरे देख, अभी ना मेरे से और नहीं रहा जाता, एक बार पास आ जा प्लीज। बापी रुको, बापी अभी नहीं, देखो जो भी करना है शादी के बाद। हाँ तेरे को भरोसा नहीं है मुझ पे? बापी भरोसे की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है, बोलना क्या बात है? सर स्टूडियो के मालिक सुब्रतो के पास से जो हमें बापी की फोटो मिली थी, उसे लेकर हमने आसपास की जगह पे पूछताछ की, लेकिन कोई इसको नहीं जानता है, न घर न परिवार न फोन। लेकिन सर हमारे पुलिस रिकॉर्ड में जो वांटेड क्रिमिनल्स की स्केचेस हैं, ये सर देखिए सर, बापी की फोटो इस स्केच से काफी मिलती जुलती है। और सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक ये 3 लड़कियों को अपने साथ लेके भाग चुका है। काफी सिमिलर है। और प्रिया का इस लड़के के साथ भागने का मतलब ये है कि इस केस को जैसा हम समझ रहे थे वैसा है नहीं।
नाराज है अभी तक? क्या तू भी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है? हाँ, अच्छा चल तेरी नाराजगी को अभी दूर कर देता हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे देख ना, साड़ी लेके आया हूँ तेरे लिए। देख क्या तू अभी भी नाराज है? अरे अपनी शादी की साड़ी नहीं पहनेगी तू? शादी? हाँ शादी। हम आज के आज जाएंगे मंदिर में और शादी करेंगे और उसके बाद सीधा बंबई दीदी के पास। बम्बई? हाँ बंबई, बॉलीवुड। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। आज के आज? आज के आज नहीं, अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ तो मैं साड़ी पहन कर आता हूँ। फटाफट जा 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 जा। बासु, इस बापी का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसका बायोडाटा, स्केचेज, फोटोग्राफ्स, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, सारा का सारा आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में डिस्पैच कर दो। हमें किसी भी हालत में प्रिया को ढूंढना ही है। यस सर। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो ना। अरे मेरे भगवान से आशीर्वाद तो ले लो। आओ। एक महीना हो गया, कब पहुंचेगा तू यहाँ पर? मैडम एक मस्त माल की डिलीवरी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लड़की देखने में ठीक ठाक है ना? अरे क्या सोनी मैडम, आप जानते हो ना क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बापी। ठीक है। वैसे माल कहाँ पर पहुंचाना है? कविता के घर। ध्यान रहे लड़की को कोई तकलीफ ना हो। चल आप फोन रख। सुनो, तुम लोग प्रिया के बचपन के दोस्त हो ना? जी दादा। एक लड़का है बापी, उससे प्रिया अक्सर मिला करती थी। कुछ पता है तुम्हें इसके बारे में? ये प्रिया और बापी के बीच में जो कुछ चलता था मुझे सब पता है। दादा इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक बात बताऊं, प्रिया और बापी के बीच में जो नाता था ना, वो मोहब्बत वाला नहीं था। उसका मकसद था प्रिया की मासूमियत का फायदा उठाना, और उसने वही किया। एक बात और, ये प्रिया पहली लड़की नहीं है जिसे उसने इस तरह से फंसाया है। इसके पहले 3 और लड़कियों को उसने इस तरह से धोखा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें प्रिया ने अपने बारे में या बापी के बारे में कुछ भी अगर बताया है तो मुझको बताओ। मैं तुम्हारी मदद से तुम्हारी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता हूँ। जी दादा, प्रिया ने मुझे बताया था। क्या बताया था? देख परी, मैं तो बहुत जल्द बम्बई जाने वाली हूँ, वहाँ खूब मजे करने वाली हूँ, लेकिन तू मुझे मत भूल जाना। हाँ बम्बई? हाँ, लेकिन तुझे बम्बई कौन ले जा रहा है? बापी ले जाएगा। वादा जो किया है उससे। वो बापी, वो तुझे बम्बई क्यों ले जाएगा? प्यार जो करता है मुझसे, उसने मुझसे कहा है कि मुझसे शादी करेगा, बम्बई ले जाके बड़े से घर पे रखेगा और खूब घुमाएगा। क्या शादी? हाँ शादी। सत्ती बाबा, लेकिन तेरी अम्मा? अरे अम्मा को तो मैं समझा दूंगी जब बम्बई से वापस आऊंगी ना तब। लेकिन देख, तब तक तू किसी को मत बताना, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। बोल, नहीं बताएगी ना? बोल। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अरे नहीं देख, बम्बई जाऊंगी ना तो वहाँ पे से तेरे लिए ना बहुत सारे नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, तुझे भी ले जाऊंगी मुंबई। चलेगी ना मेरे साथ? लेकिन दादा, वो खबर कैसे गई इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सत्ती। आ गए मुंबई। यहाँ पर भीड़ तो होगी, शहर है बहुत बड़ा, बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे फिल्मों में देखा था। है ना? आजा वहां से रिक्शा पकड़। खार डांडा, खार डांडा। क्या कर रहे हो? अरे पागल, ये बंबई है। हाँ तो? हाँ तो जैसा देश वैसा भेस। मतलब अभी शर्मा वरमाना छोड़ और मुझे जो करना है वो एक बार करने देना। तो अभी छोड़ो, वो रिक्शा वाला देख रहा है। हाँ तो क्या हो गया, उसको देखने दे। ये मुंबई है पगली, यहाँ पर सब चलता है, खुल्लम खुल्ला चलता है, तू टेंशन मत ले। अच्छा। अरे छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है मैंने तुझसे। हाँ
कितना हुआ? 160 रुपये हुए सर। 160 हुआ क्या? 160, ये लो। हाँ 160। यहां से चल के जाना पड़ेगा। आओ। ये दीदी का है। प्रिया, ये कविता दीदी है, मेरी बहन। अरे बस बस रहने दो, खूब खुश रहो। कितनी सुंदर है, मानना पड़ेगा बापी, तेरी पसंद एकदम लाजवाब है। नजर ना लगे किसी की। प्रिया, ये इनके देवर है। जी नमस्ते। अरे प्रिया, तुम तो सफर से थक गई होगी ना, आ जाओ अंदर थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ मेरे साथ। जाओ जाओ। हाँ बोल। हम पहुंच गए यहाँ पर। गुड। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं मैडम, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। आपका माल एकदम सही सलामत है। वेरी गुड। जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुम दोनों वहीं रहना, समझ गए ना? कोलकाता पुलिस ने जब बापी के बारे में तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये लड़का पहले भी कई मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा चुका है। बापी प्रिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। ये बात कोलकाता पुलिस को रेलवे स्टेशन से पूछताछ के बाद पता चल चुकी थी और कुछ लोगों ने उन्हें मुंबई की ट्रेन में बैठते हुए भी देखा था। इस केस की कड़ियों को सुलझाने के लिए और बापी नाम के शख्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गई। बस इस धंधे में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो अकेले लड़कियां सप्लाई करते हैं और दूसरे वो जिनका अपना गैंग होता है। सर सवाल ये नहीं कि वो लड़का अकेला है या किसी गैंग के लिए काम करता है। सर सवाल उस लड़की की जिंदगी का है। तुम फिक्र मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। सावंत, ये फोटो और डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। हो सर। अगर वो मुंबई में है तो आज नहीं तो कल ट्रेन जरूर हो जाएगी। बासु, इस कुर्ला स्टेशन से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। इस तरह तो पता नहीं चल पाएगा कि वो लोग मुंबई में कहां उतरे और किधर गए। सावंत, एक काम करो, रेलवे अथॉरिटी से बात करके यहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और हाँ, वो ट्रेन मुंबई में यहाँ से पहले कल्याण भी रुकती है, वहां का फुटेज भी निकलवाओ। यस सर। सर ये देखिए, कुर्ला रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों आ गए। सर ये देखिए, ये रहे वो दोनों। थोड़ा रिवाइंड करो, पॉज करो, इस ऑटो को जूम करो। आरटीओ से इस ऑटो की डिटेल्स निकलवाओ और उस ऑटो वाले को ले आओ। यस सर। प्रणाम माँ, मैं तुम्हें बिना बताए इस तरह चली आई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ बंबई में हूँ और हमने मंदिर में शादी कर ली है। माँ, तुम जैसा समझती हो बापी वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं एकदम अच्छी हूँ और बहुत जल्द तुम्हें भी यहीं बुला लूंगी। तुम्हारी प्रिया। क्या कर रही है तू? जा जल्दी से फटाफट तैयार हो जा जाकर। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, आज बंबई दर्शन कराऊंगा तुझे। वाह, बंबई दर्शन? चल प्रिया, आज मैं तुझे अपने हाथों से और अपने तरीके से तैयार करती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये चिट्ठी ना माँ को भेज देना, हाँ याद से। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा। चल भी तू जाकर जल्दी फटाफट तैयार हो जा, देर मत कर। तब तक मैं बाहर जाकर अपना काम निपटा देता हूँ और तेरा ये खत भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। आज प्रिया, सुंदर सा सूट देती हूँ तुमको। आज
सर यही है वो ऑटो वाला, उन दोनों को कुर्ला स्टेशन से यही लेके गया था। उस दिन तुम्हारी ऑटो में ये दो लोग बैठे थे, याद है? हाँ हाँ साहब, बैठे थे दोनों। रोज कितने कस्टमर्स को बिठाते हो? साहब हो जाते हैं कोई 30 से 40। उन 30-40 कस्टमर्स में से तुमको ये दोनों बराबर याद रह गए? वो क्या है ना, ये जो लड़की ना कम उम्र की थी और ये जो लड़का है इसे रास्ते में छेड़ रहा था और मैं ये सब शीशे से देख रहा था, इसलिए याद रह गया। कहीं बाहर गांव से आए थे साहब, और एक बैग भी था उनके हाथ में। कहाँ छोड़ा उन दोनों को? खादांडा। बोलो। साहब यहीं पर छोड़ा था। यहाँ से कहाँ गए? वो दोनों इस गली में चले गए थे। चलो। भाभी, जी आप लोग कौन? क्या मस्त माल है यार। वो सही चीज बड़ो। सुनिए भाई साहब, इस लड़के को कहीं देखा आपने? इसका नाम बापी है, ये लड़की का नाम प्रिया। उसको भगा के लाया यहाँ पे। नहीं सर, हमने कहीं नहीं दिखे। कविता कहाँ है? हो रहे थे। कविता, प्रिया कहाँ है? अंदर है। क्या हुआ? अरे पुलिस ढूंढ रही है मुझे। क्या? अरे हाँ, वो होता है यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गए ना तो आफत हो जाएगी यार। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा उसको, बाहर निकालना पड़ेगा। प्रिया रो मत, मैं आ रहा हूँ। रो मत, मैं आ रहा हूँ प्रिया। मम्मी नहीं कर रही ना। मम्मी नहीं कर रही ना। अच्छा लगा ना, मैं छोटू बहुत डर लग रहा है मुझे, ले चलो। तू डर मत, मुझे पता चल गया कि कविता दीदी ने क्या सलूक किया है तेरे साथ। बहुत गलत किया उसने। तू मत देख, तुझे यहाँ पर लाना मेरी गलती थी, लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं तुझे लेके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं लेके जाऊंगा। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। खोलो। अरे साहब आप। ये लोग कुठे? माहित नहीं साहब। अच्छा, मुझे नहीं पता। अरे साहब देखिए ना, मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, वो भी लड़कियों का। लड़के तो यहाँ आते ही नहीं है, और ये लड़की तो यहाँ कभी नहीं आई है। इस लड़की का नाम प्रिया है और ये बापी है जो उसको बहला फुसला कर यहाँ लेके आया। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं बोलूँ ना आपको, ये लड़की यहाँ कभी नहीं आई है। आई है कि नहीं आई है वो हम खुद पता कर लेंगे। बगा सकरी करे। सर सुनिए तो सही, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? सर सब
सागर कोई मिला? नो सर। कोई पीछे की तरफ रास्ता है, कोई खिड़की है कि जहाँ से भाग सकता है? सब ठीक है। नहीं साहब। सर जरा एक मिनट यहाँ पर आइए। तो ये है तुम्हारा ब्यूटी पार्लर। कहां छुपा के रखा है दोनों को? सीधे सीधे बोलोगी या इनसे बुलवाऊं? माफ कर दीजिए साहब, बापी यही था, पर अब वो उस लड़की को लेकर कहाँ गया है मुझे नहीं पता। अच्छा, अब तक तो तुम्हें यही नहीं पता था कि बापी कौन, और अब वो चला भी गया। सारी कहानी शुरू से एंड तक बता दो। बताती हूँ साहब, बताती हूँ। बापी पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। वो गांव से लड़कियां लेकर आता है और मेरे पास यहाँ धंधे के लिए छोड़ देता है। बापी रहता कहाँ है? मोबाइल नंबर क्या है इसका? साहब मुझे नहीं पता बापी कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर नहीं पता मुझे। तो तुमसे धंधे के लिए बात कैसे करता था? साहब बापी मुझे कभी कभार ही फोन करता था, और कभी करता तो लैंडलाइन से, और 6 महीने से तो वो आया ही नहीं, फोन भी नहीं आया। कुछ दिन पहले आया तो बिना कॉल किए सीधा लड़की लेकर आ गया। वापस झूठ? नहीं साहब, वो क्या है ना, हमारे धंधे में कोई रिस्क नहीं लेता। सावंत, या मुलीना हॉस्पिटल पाठवाणी, इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो। साहब सुनिए तो। मैडम खुद चलेंगी या लेके चलो? पर साहब सुनिए तो। सावंत, ऐसा करो कि इस बापी की फोटो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पे दे दो, देखते हैं कब तक भागता है हमसे। यस सर। और सुनो। हेलो, साहब मेरी बेटी का कुछ खबर पता चला? आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया साहब, अभी भी प्रिया का कुछ पता नहीं चला कि जाने किस हालत में होगी मेरी बेटी। साहब मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आज ही बम्बई के लिए निकलती हूँ साहब। हम लोग हैं यहाँ पर, आपको आने की जरूरत नहीं है। कविता तक तो पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन बापी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में फंसी कुछ लड़कियों की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन प्रिया की जिंदगी अब भी खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से मीलों दूर कोलकाता में प्रिया की मां अपनी बेटी की चिंता में खुद मुंबई जाने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बापी कविता के घर से प्रिया को लेकर कहां गायब हो गया था। थैंक यू। बापी मुझे घर जाने माँ के पास। अरे आएंगे ना बाबा, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुझे माँ के पास, ठीक है? बापी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। एक काम कर, तू बैठा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैं पानी लेके आता हूं तेरे लिए। प्रिया, कविता ने जो किया है ना तुम्हारे साथ, बहुत गलत किया है। देखना, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी इसके लिए। भगवान कभी माफ नहीं करेगा उसे, मैं भी कभी माफ नहीं करूंगा उसको। चलिए पानी पी लो, पी लो, पी लो।
तुम तो हो ना? क्या हो गया? इस शख्स का नाम बापी है, जो कि कलकत्ता के गांव से 16 साल के नाबालिग लड़की को भगाकर अपने साथ मुंबई लेके आया है। अगर ये शख्स आपको मुंबई में कहीं भी दिखाई देता है या इसके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करें। हाँ मैडम। तेरे को मालूम है तेरा उस लड़की का न्यूज आ रहा है टीवी पर, वो भी फोटो के साथ। मतलब तुम लोग है कहाँ? मैं ये संतोष के होटल में। तुम दोनों वही है ना? जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ ठीक है मैडम। मैडम कोई दरवाजे पे है। कौन है? मैं संतोष। तेरे को मालूम है तेरे और इस लड़की की फोटो टीवी पर आ रही है। हाँ, मैडम ने वही बोला। हाँ हाँ मैडम। कौन है? वो संतोष है। बात करा जल्दी से। हाँ देता हूँ, बात कर। हेलो। देख, बापी और वो लड़की कुछ दिन तक तेरे होटल में ही रहेंगे। ठीक है मैडम। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को शिफ्ट कर देती हूँ। कोई वादा नहीं। देख, कुछ भी हो जाए धंधा बंद नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जितना कमा सकता है उस लड़की से कमा, नशा दे या कुछ भी दे, लेकिन धंधा चालू रहना चाहिए। ओके मैडम। क्या बोले? मैडम ने तुम दोनों के यहीं पे रुकने के लिए कहा। सर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लड़का बापी प्रिया को लेकर खुलेआम घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। सही कह रहे हो। पुलिस को इतनी आसानी से चकमा देना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं है। हमें कविता को फिर से इंट्रोगेट करना चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ ऐसा जानती है जो वो हमें बता नहीं रही है। बोल, कौन है इसके पीछे? एक सोनी नाम की औरत है, वो ये सब कुछ चलवाती है। कहाँ रहती है ये सोनी? मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं हूँ, फोन पर बात भी नहीं हुई। बापी सोनी के लिए दलाली का काम करता है। मैं सिर्फ बापी को जानती हूँ साहब, बापी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने सब कुछ बता दिया, जितना मुझे पता था सब कुछ बता दिया मैंने साहब। पुलिस के लिए बापी और प्रिया को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। बापी एक मिडिलमैन की तरह एक बड़े रैकेट के लिए किसी सोनी नाम की महिला के लिए काम करता था। इस धंधे में शहर के कई ब्यूटी पार्लर्स और छोटे होटल्स मिले हुए थे, जहां से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन सोनी का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था और ना ही उसे किसी ने देखा था, और वो पर्दे के पीछे रहकर इस सारे रैकेट को मैनेज कर रही थी। पुलिस ने इससे निपटने के लिए एक आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने एनजीओ की मदद ली। आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उन जगहों पर रेड करनी चाहिए जहां इस तरह की एक्टिविटीज अक्सर होती रहती हैं। इसीलिए स्वाति जी हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। आप उन जगहों की निशानदेही कीजिए जहां आपको शक है कि वहां लड़कियों को ला करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस घिनौने काम में लगाया जाता है। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। प्रिया, हाँ प्रिया देख सुना की एनर्जी তোর জন্য। बोल ना। खूब सुंदर लगছিল। मेरी बेटी को नजर न लगे।
मुझे घर जाना है। आज के बाद यही करे तेरा। अच्छा, वो रविराज से बात की थी ना तुमने? हाँ। क्या बोला वो, कब तक आए? मेरे अंकल मुझे मेरी माँ बेहोश हो गई, उसको उठा उठा जल्दी उठा। प्रिया, प्रिया, इसको कुछ हो गया तो मांदे हो जाएंगे। एक काम कर, डॉक्टर को बुला कर ला तू। और सुन सुन सुन, उसको शक नहीं होना चाहिए। हाँ, संभाल के जा जा जा। प्रिया, प्रिया, इतनी रेड्स की, सर्च ऑपरेशन किए, इतने सेक्स सर्किट्स एक्सपोज कर दिए, लेकिन बापी और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो उसे लेकर कहां चला गया। और सर सोनी, उसका भी तो कोई पता नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ना कोई नंबर है और ना ही कोई उसे जानता है। ये कौन है आपकी? डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। वैसे क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? देखिए, ये बहुत ही कमजोर है, खून की कमी है इनमें। इन्हें अभी के अभी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। बहुत इमरजेंसी केस है। डॉक्टर साहब, वो थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम था। मैं कल सुबह तक अरेंज कर दूंगा। मैं कल सुबह इसको एडमिट कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप अभी के लिए अगर हो सके तो कुछ दवाई लिख के दे दीजिए ना। अरे अम्मा, आपको तो मैंने मना किया था आने के लिए ना। मैं नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर साहब। कुछ पता लगा कहाँ है, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मिल जाएगी। न जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर अस्थाना बोल रहा हूँ। मैं अभी एक होटल से एक लड़की का चेकअप करके आ रहा हूँ। ये वही नाबालिग लड़की है जिसकी न्यूज टीवी पे दिखाई जा रही है। अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, इस अस्पताल लेके चलते हैं। पागल हो गया क्या तू? अस्पताल ले जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। सब जानते हैं हमारे बारे में यार। इसको कहां ले जाना है मुझे पता है। उठाओ। लड़की ने काम फंसा दिया यार। क्या छिपके बैठा है? सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने किया तो ये लड़कियां कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब। लड़कियों से फंसा के यहाँ लेके आता है। सब पता चल जाएगा। चल लेके जाओ उसको भी लेके जाओ। चल, कुछ नहीं।
मारो साहब, मारो मत साहब, मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। ये सोनी कौन है? साहब मैं सोनी के लिए काम करता हूँ साहब, तो वही सब कुछ करवाती है साहब हमसे। मैं तो बस लड़कियों को ले जाकर उसके दिए गए ठिकानों पर दे देता था साहब। हमको ट्रेनिंग मिली थी साहब। कैसे ट्रेनिंग? और कितने लोग हैं तेरे साथ? मैं अकेला नहीं हूँ साहब, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं साहब उसके लिए। वो हमको ट्रेनिंग देती थी साहब कि लड़कियों को किस तरह से फंसाना है, कैसे फंसाना है। देखो, हर लड़की नहीं फंसती, ऐसी लड़की फंसती है जो मासूम हो, नादान हो, जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप में से कोई मर गया हो, वैसी लड़की फंसती है। समझ गए ना तुम लोग? और तुम दोनों बिहार जाओगे और तुम बंगाल। उनसे शादी करो या शादी का वादा करो, तुम सबका काम है उन्हें मुंबई लेके आना। तुम्हारा रहना खाना नौकरी सबका इंतजाम हो चुका है। यार, या शादी का झांसा देकर मुंबई ले आते थे साहब। तो यहाँ पर लाने के बाद हम लोग सोनी के दिए गए ठिकाने पर लड़कियों को दे देते थे साहब। बस उसका बहुत बड़ा गैंग है साहब। वो मिलती नहीं है वैसे किसी से, फोन पे ही बात करती। मैं एक दो बार ही मिला हूँ साहब उससे। और कितनी लड़कियों को इस तरह से तूने फंसाया? याद नहीं है साहब, लेकिन बिहार और कलकत्ता की बहुत सारी लड़कियां लाकर दिए मैंने सोनी को। ये सोनी रहती कहाँ? जी, आप लोग कौन? पुलिस। चलो हमारे साथ। या इला। प्रिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, तू सही सलामत है, ये मेरे लिए बहुत है। बापी के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस ने सोनी को भी हिरासत में ले लिया था। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से इस प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को चलाया जा रहा था, वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला सच था। इस जुर्म की शुरुआत दरअसल उसी वक्त हो चुकी थी जब प्रिया ने बापी के बारे में अपनी मां से कोई बात शेयर नहीं की। माँ बाप और बच्चों के बीच बढ़ते इस कम्युनिकेशन गैप का फायदा अक्सर बापी जैसे मौका परस्त क्रिमिनल्स उठाते हैं। संवाद की कमी हमेशा लोगों के बीच में खाई का काम करती है। बच्चे यदि माँ बाप से वैचारिक रूप से दूरी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपराध उनके आसपास अपना सर उठाने लगता है। सच्चा प्यार अपनों से मिलता है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
मारो बेटो दिवा दो साहब। कहाँ है आपका बेटा? एक झाड़ से लटके हुए पिछला 1.5 साल से। झाड़ से? जी साहब, झाड़ से। 27 अगस्त 2015 को एक बूढ़ी माँ 70 किलोमीटर की दूरी तय करके एक पुलिस चौकी पहुंची। उसकी शिकायत थी कि पिछले 18 महीने से उसके बेटे का शव एक पेड़ पर लटका है। क्या मजबूरी रही होगी इस माँ की जो वो इतनी लाचार थी, और क्यों एक मृतक के शरीर के साथ इस तरह का निर्मम बर्ताव हो रहा था। हमारे देश में आज भी ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जिनके 70 किलोमीटर तक के रेडियस में भी कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जहां कानून व्यवस्था नहीं होती है वहां पर लोग अपने कानून खुद बना लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ इस बूढ़ी मां के साथ भी। सरपंच जी, खम्बा गड़ी सा। सरपंच जी, उस बुढ़िया ने कोई काम धंधा तो है नहीं। पहले दिन रात अपने बेटे की लाश के नीचे बैठी रहती थी, और अब घूमते घूमते शहर पहुंच गई और वहां से पुलिस ले आई। सरपंच जी, वो बात एकदम बर्दाश्त से बाहर है कि हमारे पुरखों के बनाए हुए रिवाज पे कोई टांग अड़ावे। यो साहब, मारो कांजी। क्या कर रहे हैं? ओ चाचा जल्दी आ। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? कुछ करने से पहले इजाजत ली है क्या? आप कौन? बड़े भाई लागे सुन इसका भाई से। ये टेकपुर है, यहाँ का कानून आपकी किताबों में ना मिलेगा। और गांव में तो घुस गए, पर यहाँ के मामलों में ना घुसने देंगे आपको। गांव को मान लो। अरे यो मारो बेटो तो, कांजी मारो बेटो तो, चारो भाई तो यो। साहब, मारो बेटो चावे। 9 महीना तक अपना खून से इन बेटा ने पालो। आज 18 महीना से यो पेड़ पे टंग रहे थे। सब लोग अपने रास्ते भूल गया, अपना रिश्तों कांजी से भूल गया। अरे रिश्तों से बड़ा होया रिवाज, हाँ? 1-2 रिश्तों की अहमियत तो कोई नहीं को। और तू इन सब मामलों में मत पड़ मां, बोल दे रहा हूं मैं तेरे को। तू कुछ मत कर। कौन न चालू मैं, मारो बेटो छो। गणी खम्मा, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं ब्रजेश्वर प्रसाद, इस गांव का सरपंच, आपकी सेवा में हाजिर। सरपंच जी, हमें कंप्लेंट मिली है जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इस बॉडी को नीचे उतारें और थाने ले जाएं। आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है दरोगा साहब, पर ये लाश आपके लिए तब तक हाजिरी न लगा पाएगी जब तक कि घरवाला ने मोहताना के पैसे ना मिलेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं।
मौताना यानी मौत का मुआवजा। मौताना राजस्थान के भील समुदाय की बनाई हुई एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर मजदूरी करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाए तो उस जमीन के मालिक को मरने वाले के परिवार को हर्जाना देना पड़ता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा ने एक भयानक रूप ले लिया। अब मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका हर्जाना वसूल नहीं हो जाता, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव और प्रांत हैं जो रूढ़िवादी और झूठी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और मौताना भी एक ऐसी ही प्रथा का नाम है। कांजी के भाइयों को भी मौताना से मिलने वाली रकम का इंतजार था, लेकिन इस बार ये इंतजार 18 महीने का हो चुका था। कि कांजी की मौत कैसे हुई? नशेड़ी था, नशे की हालत में क्या कुछ कर जाता था कुछ पता नहीं चलता था। नशे और परेशानी ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं एक माँ की परेशानी नू अच्छी तरह से समझू, पर क्या करूं? पुरखों की पुरानी परंपरा है, कैसे तोड़ूं? ये सब झूठ बोले हैं साहब। हमारा बेटा ने खुदकुशी को नहीं करी। आप गांव के सरपंच हैं, आपको तो कम से कम कानून की समझ होनी चाहिए। उल्टा आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अब जिस कानून की बात कर रहे हो ना दरोगा साहब, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आपकी चौकी पर खत्म हो जाता है। ये हमारे बाप दादाओं ने अपने हाथों से ये गांव बसाया है, और इस गांव के अंदर उनका ही कानून चलता आया है, उनका ही कानून चलता रहेगा। अगर आपको पकड़ना ही है ना तो जाओ उस जाकर रतन को पकड़ो। रतन? ये रतन कौन है? अरे वही कमीना जिसकी वजह से कांजी मारा गया। वो उसी के खेता में काम करता था। वो सुबह शाम उस पर बड़ा जुल्म करता था, मारता पीटता रहता था। गायब होने से एक दिन पहले तक वो उसी के खेता में काम कर रहा था। उसी ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब मौताना की बात आई तो गायब हो गया गांव से। साले काम चोर, इसे किस बात के लेता है? सोने के? आज मैं तन्ने तब तक मारूंगा जब तक थारे बदन से खून और आंखों से नींद दूर ना हो जाए। उठाकर फेंक दो साले को बाहर। मारो जितना हिसाब बनता जाओ, पहले मुझे लौटा दो तो मैं चला जाऊं। हिसाब की तो तू बात ही मत कर कांजी। तने जितना हमारा नुकसान करवाया है ना, उल्टे भारे पीछे थारे पे निकलेंगे। जितना मेरा पैसा बनता चल उतना ही मांग रहा हूँ, नहीं तो मरबा के बाद मेरी लाश तो देना पड़ेगा। यही वजह थी कि कांजी ने खुदकुशी कर ली। परिवार चलाना मुश्किल था, कर्ज में दबा हुआ था, और रतन के जुल्मों को कब तक सहता। ये रतन मिलेगा कहाँ? भवानी मंडी भाग गया साहब, लेकिन अभी भी उसका घर और जमीन यहाँ पर है। कहाँ तक भागेगा साल, कभी ना कभी तो आवेगा। और जब तक रतन खुद आकर के पैसे मतलब मौताना नहीं देता तब तक लाश ऐसी टंगी रहेगी पेड़ पे। ये तो हमारे गांव का रिवाज है। एक रिवाज हमारा भी, हम भी गलत काम करने वाले को ऐसे ही लटकाते हैं फांसी पे। ये कांजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो गलत है। सूर्यभान, ये केस सिर्फ छोटे गांव में आत्महत्या का नहीं है, गांव वालों की मान्यताओं का है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को वो इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। मुश्किल ये है कि हम चाह रहे हैं, गांव वालों से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर कांजी को गांव से बाहर निकालना है तो हमें भी अपनी ताकत गांव वालों के बराबर करनी होगी। सर अगर आप कहें तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम करूं। हाँ बिल्कुल सर, करो। बैठो जल्दी, चलो। एक्स्ट्रा फोर्स तो हमें मिल जाएगी सूर्यभान, पर शायद इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। ये गांव भी तो कुछ ज्यादा दूर है अपनी चौकी से। तुम्हें क्या लगता है, कांजी को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया होगा क्या? हो सकता है। साहब जी, कान्जी मोटी चमड़ी का था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की हो। कान्जी को जरूर किसी ने मारा है, और साहब बलि का बकरा बनने बना दिया, इसीलिए मैंने गांव छोड़ना पड़ा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कांजी को किसी ने मारा ही होगा? जब मैंने कान्जी को नौकरी से निकाला तब वो 1 महीने तक गायब था। मैंने सोचा
उसने किसी और जगह काम पकड़ लिया होगा और रात दिन दारू पीकर वहीं पड़ा रहता होगा। पर साहब जी, अचानक उसके बारे में एक दिन एक खबर मिली। क्या बात है सरपंच जी, यूं हमारे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हम लोग यहाँ पर कांजी की मौत का मौताना वसूलने आए थे। सारी हैसियत के हिसाब से ज्यादा ना है, सिर्फ 11 लाख रुपए। मारे से किस बात का मौताना? ना यो कांजी हमारे यहाँ काम करे था और ना इसकी लाश हमारी जमीन से मिली है। अरे क्यों झूठ बोले से रतन, मन्ने अच्छे तरीके से मालूम है कि कांजी तारे खेतों में 1 महीने पहले काम करता था और जिस दिन तूने उसको मार पीट के निकाला उस दिन से वो गायब है। तन्ने मार दिया कांजी को रतन, तारी मार की वजह से उसने आत्महत्या कर ली और उसने जो कुछ भी कहा था तन से वो मन्ने अच्छे से मालूम। और तू ही मौत का जिम्मेदार है कांजी का, और 11 लाख रुपए तन्ने ही देने पड़ेंगे रतन। मैं 1 रुपये को नहीं दूं। थे कान खोल के सुन दो सरपंच जी, कांजी को 1 भी पीसो मारे ऊपर कौन नहीं निकले, बात खत्म। साहब जी, एक बोरी में खुद को बांध के फिर एक पेड़ से लटक कर कौन मरता है? और जहां कांजी की लाश मिली वहां उसकी लाश 1 दिन पहले तक क्यों नहीं थी? और अगर उसी दिन वो लाश उस पेड़ तक पहुंची तो कांजी 1 महीने तक कहां था? साहब जी, ये 100% मर्डर है। ये लोग मुझे फंसाकर हमारा रुपया लूटना चाहते हैं और ये रुपया 4 लोगों में बटेगा, पंचायत, कांजी की घरवाली और उसके 2 भाइयों में। साहब जी, हो ना हो इनमें से ही मारा किसी ने कांजी को। रतन के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि मुआवजे की रकम हत्या का प्रमुख कारण लग रहा था। इसलिए उस रकम के जितने भी दावेदार थे पुलिस ने उन सब की छानबीन शुरू कर दी। साहब, ये सब पन्ना के कारण हुआ है। मेरा बेटा कांजी पन्ना को बहुत प्यार करता था, पर शायद ये सब पन्ना के लिए काफी नहीं था। अगर वो भी चाहती तो क्या अपने पति को 18 महीने तक एक झाड़ से लटका रहने देती? कांजी को ऊपर लटकाने में कई लोगों के ईमान नीचे गिरे हैं। कांजी की माँ को कांजी की पत्नी पन्ना पे डाउट है। रतन ने भी इशारा पन्ना की तरफ किया था। ये पन्ना का मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। कांजी शराबी था साहब, पीने के बाद वो क्या करेगा इस बात का कोनो भरोसा ना था। हो सकता है शराब पीकर खुद ही लटक गया हो पेड़ से। एक आदमी ने खुद को बोरी में डालकर पेड़ से लटका लिया और सुसाइड कर लिया। ये जितने भी लोग इस फालतू के लॉजिक को सच बता रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। इन पर नजर रखो सूर्यभान, हम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर, जी साहब, कांजी की पत्नी पन्ना और उसके बहनोई सियाराम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, इसका मतलब कांजी की पत्नी पन्ना का चक्कर सियाराम के साथ चल रहा है। एक तरफ तो कांजी की लाश कब्र में दफन भी नहीं हुई और दूसरी तरफ हमारे सामने हर रिश्ते का सच कब्र खोद के निकल रहा है।
कहीं यही वजह तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? हो सकता है सर। एक विधवा का एक बच्चे के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना क्या होता है साहब, वो आप ना समझ सकोगे, क्योंकि हमारे समाज में तो औरतों पे कीचड़ उछालने से मर्दानगी साबित हो गए। सियाराम ने मारे में दिलचस्पी दिखाई और कांजी के जाने के बाद मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। हम दोनों की ज़रूरतें मेल खाती थी और यही कारण था कि हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद तुमने रिश्ते बना लिए? वो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। कांजी भी हमारा ख्याल रखता था, पर सियाराम उससे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है और इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। पन्ना को ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि सियाराम उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। अब पता ये करना होगा कि सियाराम पन्ना प्रेम गाथा कांजी की मौत के बाद शुरू हुई या कांजी की मौत के पहले से ही? हुकुम साहब, हमारे को क्या लेना देना कांजी की मौत से, और उसे भी उसके पत्नी के साथ में पिछले 1 साल से ही हूँ, मतलब कांजी के मौत के 6 महीने बाद से। और आपको अगर ये जानना है ना कि कांजी ने आत्महत्या किया कि उसका खून हुआ, तो ये बात आपको कांजी के भाई केदार और भानु में पता चलेगा। क्योंकि लाश सबसे पहले उन्होंने देखी हो और उनने बोलियो गांव वालों ने कि कांजी ने आत्महत्या कर लियो। हाँ साहब, सबसे पहले भानु और केदार ने देखा था, उन लोगों ने फिर हम सबको बताया, फिर हम लोग लाश लेकर रतन के घर गए मोताना मांगने। भानु और केदार दोनों के ऊपर बहुत कर्ज है साहब। कांजी 19 था तो ये दोनों भाई 20। तुम दोनों ने साथ मिलकर कांजी को पलटाया, मगर वो बोरी में डाले जाने से पहले मर चुका था। अब क्या बोल रहे हो? कहीं को नहीं समझ में आ रहे हो साहब। कोई बात नहीं, ये सुनने की आदत है हमें। ये केस सॉल्व हो ना हो, मगर तुम दोनों के मौताने में हमारा हिस्सा पक्का है। साहब मैं सब बता दूंगा साहब, मारो मत साहब, मैं सब बता दूंगा। बता। साहब ये बात सच है कि हमारे ऊपर बहुत कर्जो है, गांव में हर आदमी के ऊपर कर्जो है साहब, पर मैंने कांजी को ना मारियो साहब। तो फिर किसने मारा? साहब वो उस दिन कांजी को 3 दिन से कोई पता ना है। तमाया बात करके गए थे। तमाया बताओ सरपंच जी। तारा भाई मिल जावे को, पहले हमारे साथ चलो, हमारे कुआं ने साफ करके आओ। चलो चलो ठीक है, चलो। सरपंच ने हमें कहा कि ये लाश हमारी सारी मुसीबतों ने खत्म कर सके है। हमें भी लग गया कि शायद हमारी किस्मत को इसी लाश की तलाश थी। मोताना के पैसे से सारे कर्ज दूर हो जाते साहब। सूर्यभान, लाश सरपंच के कुएं के पास मिली। हो सकता है पहले सरपंच ने कांजी को मारा और फिर अपने कुएं के आसपास दफना दिया, और फिर इन दोनों भाइयों को उसने जानबूझकर कुएं की सफाई के लिए बुलाया, और जब सफाई के दौरान इन दोनों को कांजी की लाश मिली तो उसने इन्हें अपने प्लान में शामिल कर लिया। पर कांजी और सरपंच में कनेक्शन क्या हो सकता है? हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे सरपंच, ये 2 भाई और कांजी की पत्नी पन्ना। बाकी सबका तो पता चल गया, बची पन्ना। तो चलो अब पन्ना के भी पन्ने खोल डालते हैं। चलिए, हमने पिछले 2 साल के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ डाले। कांजी की लाश भी हमें सरपंच के कुएं में दबी मिली, जिसे बोरी में डालकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। देखो पन्ना, देर सवेर हमें सारी बातें पता चल ही जाएंगी, इसलिए अगर कुछ छुपा रही हो अभी भी वक्त है। कांजी की जिंदगी सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चलती थी साहब, पहला दारू और दूसरा कर्ज। अरे तो खाली हो गई कांजी, और पिएगा? एक काम कर, अपनी घरवाली ने लेके आ, और जोर से भूख लग रही है। वो हमारे लिए खाना बनाएगी और मैं तेरे लिए दारू लेके आता। चल खड़ा। गाड़ी कम है मालिक। मालिक ये रही हमारी लोकाई, खाना एकदम चौको बनावे मालिक। अरे वो तो हम इससे बनवा ही लेंगे, हमारे को जो बनवाना है। तू ये दारू पी पी। मेहरबानी। मैं इसको रसोई दिखा के आता हूँ।
अगले दिन जब कांजी को सब समझ में आया, वो सीधा सरपंच के घर उससे लड़ने पहुंच गया। ये क्या किया तने मारे साथ? तने मारे को धोखा देके मारी लुकाई कैसा? देख, अरे तारे को बोला तो था कि मन्ना भूख लगी है, और ऐसे वक्त पे किस चीज की भूख लग सकती है बता? अरे शराब के बाद सवाब की भूख होती है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? चल खड़ा हो, खड़ा बैठ बैठ। हाँ इधर देख, अरे इधर देख, मारे 2 लाख रुपए तारे पास है। मन्ने मांगे के नहीं ना? मन्ने भूख होती है सवाब की, तुम्हारी भूख शांत कर, मैं तारी भूख शांत करूंगा। बहुत अच्छा सौदा बता रहा हूं। चल ये ले 20 रुपए और ये ले दारू। अरे रख ले, चल। कांजी मेरी फिक्र करता था साहब, हमारे से प्यार भी बहुत करता था, पर कभी कभी ये नशा प्यार, रिश्ते, इंसानियत, इन सबको खोखला कर देते हैं। कांजी नशे में डूबता जा रहा था। सरपंच ने उसकी कमजोरी पकड़ के उसे शांत कर दिया था। सरपंच रोज आता था और वो रोज मेरे साथ। हम जात से भी छोटे और पैसे से भी गरीब है साहब। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, पर जिस दिन कांजी गायब हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले अपनी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। तू परेशान ना हो। देख देख, मन्ने दारू छोड़ दी है, भले ही मन्ने भूखों मरना पड़े, पर तन्ने सरपंच की भूख ना बनने देंगे। ओ कांजी, तुझे सरपंच साहब ने अभी के भी बुलाया है। तू अपनी बोतल उठा और उन्हें अपनी उठाने दे। निकल जा यहाँ से और जाके कहते अपने सरपंच से उसकी और मेरी यारी दोस्ती खत्म। 2 दिन में उसके 2 लाख रुपए उसे ला के दूंगा, और उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत ना कर। जा निकल जा। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आया साहब। आई तो कांजी की खबर। आप मेरी बहन से क्या पूछताछ कर रहे हैं? अरे पूछताछ करनी है तो उनसे जाकर कीजिए, जो हाँ सब बातों का जिम्मेदार है। जब किसी गरीब का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है तो नुकसान सिर्फ उस गरीब का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है, क्योंकि ये सोच समाज की उस विकृत मानसिकता को दर्शाती है जिसे अब सुधरने की जरूरत है। गांव का सरपंच भी इसी मानसिकता का शिकार था। उसने अपने रुतबे और स्थान का फायदा उठाकर एक गरीब औरत का शोषण किया, और जब कांजी ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो जाहिर है सरपंच को यह बात हजम नहीं हुई होगी। लेकिन क्या सरपंच ने ही कांजी को अपने रास्ते से हटा दिया? इसको अंदर बंद कर। अम्मा जी, पोस्टमार्टम के बाद आपको आपका बेटा सौंप देंगे, और हो सकता है शायद तब तक खूनी भी कानून की गिरफ्त में हो। कानून के हाथ तुम्हारे खोखले रिवाजों से ज्यादा मजबूत होते हैं सरपंच। सूर्यभान,
सरपंच के लिए पंचायत बैठाओ, उठा के ले जाओ इसे। हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कुएं की जरूरत नहीं पड़ती सरपंच। ले जाइए। चलो। देखो दरोगा साहब, मन्ने कांजी का खून नहीं करा। आप ही बताओ, वो कांजी नंगा फकीर 20-20 रुपए हमारे से लेता था, हमारे से। आखिर वो 2 लाख रुपए कहां से लाता? अरे उसकी लुगाई झूठ बोल रही है। वो अपने छोटे भाई उपेंद्र को बचा रही है। उपेंद्र और कांजी का झगड़ा था, पता चल चुका था, इसीलिए उसने कांजी को पीटा भी था। अबे सारों तू पत्तों घेरो यहाँ पे, मुझे सर को सारे गांव में ढूंढने से भाग दो, लठ मारी कहाँ भागो तुम? अबे देख क्या लगा? क्या लगा था तुझे? हमसे बच के भाग जाएगा? मैंने नहीं मारा साहब। अरे कांजी को मारकर क्या मैं अपनी बहन को विधवा बनाना चाहूंगा? ना। हाँ, मेरा खून जरूर खोला था जब मैंने अपनी बहन और सरपंच के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता था कि मेरे चाल लेने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन एक दलदल में फंस चुकी थी सिर्फ कांजी की वजह से, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। गायब होने के ठीक 2 दिन पहले कांजी मेरे पास आया। मन्ने दारू छोड़ दी उपेंद्र, मेरा भरोसा कर। भूखों मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। मन्ने कसम खाई है, 2 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। मैं जाके सरपंच को लौटा दूंगा। अब पन्ना को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। भरोसा कर मुझ पे, विश्वास कर मुझ पे। फिर वो गायब हो गए और फिर एक दिन पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई मिली। हमने लगा कि उसने जानबूझकर खुदकुशी की है ताकि मोताने से मिले पैसों से मेरी बहन की जिंदगी ठीक हो जाए। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। सूर्यवान, हो सकता है कांजी यहाँ किसी से 2 लाख रुपए लेने आया हो और उसे मार दिया गया हो सकता है सर। कांजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। स्कल पे क्रैक है। कांजी के सर पे किसी ने वार किया था। मर्डर वेपन भारी या नोकीली चीज, हथौड़ी या उसके जैसे कोई और चीज सर। एक काम करो, कांजी के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी के घर में छापे मारो। इन्हीं में से किसी के घर में से मर्डर वेपन हाथ लगेगा और मर्डर वेपन हाथ लगते ही हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात और, कांजी की जिस दिन मौत हुई उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करो। यहां तक कि अगर गांव में पीसी और लैंडलाइन जो भी है चेक करो, उस दिन की सारी कॉल डिटेल्स। यकीन मानो हम केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं सूर्यवान। सियाराम, खैर मनाइयो कि इन हथौड़ी और कुल्हाड़ी पर कांजी के खून के निशान ना निकले।
वरना वो तो मरने के बाद लटका था, तुझे जीते जी लटका दूंगा। चलो सूर्यपान। सर रिपोर्ट आ चुकी है। लोहार के यहां से मिले कुल्हाड़ी के हैंडल में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं जो कांजी के डीएनए से मैच करते हैं सर। क्या? साहब ये कुल्हाड़ी तो मैंने सियाराम ने आके बेची थी। तुझे कैसे पता कि इतने सारे औजारों में यही कुल्हाड़ी तुझे सियाराम ने बेची थी? साहब मैं तो बढ़ई और मिस्त्री का छोटे मोटे औजारी बनाऊं, कुल्हाड़ी तो कभी बनाई नहीं। कुल्हाड़ी भारी थी सो रख लिया, सोचे कि गला दूंगा। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं। हत्या के दिन कांजी और सियाराम के बीच बातचीत हुई थी और ठीक उसी रात सियाराम को मोबाइल लोकेशन उसी जगह पे एक्टिव था, कुएं के पास, और लोहार के पास से मिली कुल्हाड़ी भी सियाराम की ही है सर। इसका मतलब सियाराम ने ही कांजी को मारा है। इतने दिन से इधर उधर दौड़ा रहा है, हमें बेवकूफ समझता है क्या? या तू ज्यादा चालाक है? बोल दू साहब, सब बोलूंगा। मैंने मारियो कांजी को साहब, मैंने मारियो कांजी को। आयो नरेंद्र की लाश लक्ष्यराज की जमीन पर मिली से। नरेंद्र लक्ष्यराज की जमीन पर काम करे था। अब लक्ष्यराज ने नरेंद्र को 8 लाख रुपए मोहताना के देने पड़ेंगे। लक्ष्यराज चल भाई मोहताना के पैसे दे। देख मैंने सब पता है सियाराम, तूने खुद ही मारा है नरेंद्र ने ताकि उसकी मौत का मोहताड़ा वसूल सके। जंगल के पास देखा मैंने तने लच्छाराम की जमीन के पास अपने भाई को ठिकाने लगाते हुए। देख कांजी, मैं तारा जीजा हूं यार, क्यों फंसाना चाहता तुम्हारे? जीजा है इसीलिए अभी तो कुछ नहीं बोला और चुप रहा। खेचे रकम हमारे से बोल। मोहताड़ा की रकम में से 2 लाख रुपए। और वैसे तू घणो समझदार है। समझदार तुम खड़ो हूं कांजी। कत्ल तो हो गया साहब हमारे हाथ से कांजी का, पर मैं समझ को ना साहब, मैं कर तो क्या कर तू। हमारा देश अपनी पौराणिक कथाओं, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है और ये रीति रिवाज समाज और इंसान की भलाई के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज कुछ लोग लालच में आकर अपने फायदे के लिए इन्हीं प्रथाओं का गलत उपयोग करने लगे और यही वजह है कि मौताना जैसी प्रथाएं आज एक व्यवसाय बन गई। यहाँ तक कि लोग अपनी आपसी रंजिश और दुश्मनी को निकालने के लिए भी मौताना का इस्तेमाल करने लगे हैं। मौताना की शुरुआत गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए हुई थी, लेकिन आज मौताना जैसी प्रथाएं हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि फरवरी 2015 तक अगर इन कुप्रथाओं की समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई नया कानून लागू नहीं किया तो राजस्थान को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर इन प्रथाओं का चलन है। सियाराम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 203 के तहत जांच को भटकाने के लिए और धारा 120B के तहत षड्यंत्र रचने के लिए अरेस्ट किया गया है। सरपंच को आईपीसी की धारा 201 और 203 के साथ साथ धारा 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में भी अरेस्ट किया गया है। सियाराम को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जुर्म का सहारा लेकर कभी भी अपने लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।